हेलो बच्चा लोग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्यारे बच्चे? आया हूँ आपका बायो का टीचर विजय सर। तो बच्चों, जो अपन लेक्चर डिस्कस कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन और थर्ड टॉपिक पे पहुंचते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, तो ट्रांसपोर्टेशन अगर अपन बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो बेसिकली इधर से उधर जाना, फिर सामान को इधर से उधर लेके जाना, इसी को बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। आज जैसे विजय सर ने आज कचौरी बनाई, कोटा में बच्चों को कचौरी बहुत पसंद है तो सर ने कचौरी बनी। आहा सर, खुशबू भी आ गई। तो विजय सर ने कचौरी बनाई। अब ये जो कचौरी है प्यारे बच्चों, इस कचौरी को मैं यहाँ से बैग में लेके जाऊंगा। दोबारा खुशबू आ रही है। ठीक है, पैक कर रहा हूँ ना, खुशबू तो आएगी ना। तो ये जो कचौरी है प्यारे बच्चों, इस कचौरी को जब विजय सर बैग में पैक करके सब बच्चों के घर पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। वैसे ही प्यारे बच्चों, अपने बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हार्मोन्स बनते हैं, अपन जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, फूड का मूवमेंट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है। ये जो मूवमेंट होता है इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ध्यान से देखिए पहले बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों, जो जाइलम होता है, चलिए अपन पहले पसंदीदा कलर सेलेक्ट करते हैं विजय का, जो कि है ब्लू कलर। लेट्स सेलेक्ट द कलर। वेयर इज कलर 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 कलर, ये रहा। तो ब्लू कलर मिल गया बच्चों। ठीक है, तो बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की यहाँ पे बच्चों। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है उन टिश्यू को बोलते हैं बच्चों वेस्कुलर टिश्यू। पहला है यहाँ पर जाइलम, उसके बाद है फ्लोएम। अगर मैं जाइलम की यहाँ पे बात करूँ बच्चों, जो जाइलम करता है उसमें होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू दी अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स। और फ्लोएम की बात मैं यहाँ पे करूँ तो अपन वर्ड ट्रांसपोर्टेशन ना यूज करके ट्रांसलोकेशन को यूज करेंगे। इसको आप चाहो तो बच्चों स्टार लगा दीजिए इधर। जो ट्रांसलोकेशन है बच्चों, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब आइए डायग्राम पे आइए। ये एक डायग्राम है, नीचे रूट्स हैं। तो आप जब देखोगे ये जो रूट्स होती हैं इसमें रूट हेयर्स निकलते हैं। ये रूट हेयर्स क्या होते हैं बच्चों, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसके अंदर जाते हैं और वहां से बच्चों गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर देखिए, रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुए, जाइलम के थ्रू ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ये लीफ के अंदर चले गए। ठीक है, इस तरीके से जाइलम के अंदर का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। वही भी अपन देखिए, जो फूड बना लीफ के अंदर, देखिए वो आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो इस डायग्राम को देख के एक बात तो समझ में आ गई बच्चों कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू द अपर पार्ट। और जो फूड का मूवमेंट होता है वो होता है यहाँ पर बाई डायरेक्शनल। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जाइलम इट हैज 4 एलिमेंट्स। सर एलिमेंट्स तो केमिस्ट्री में पढ़े थे, आप तो बायोलॉजी में भी एलिमेंट्स लेके आ रहे हो, क्या चक्कर है सर? ये तो गलत बात है सर, रॉन्ग थिंग। नहीं बच्चों, एलिमेंट्स का मतलब है इसके 4 पार्ट, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाने वाला नहीं हूँ। तो अपन देखेंगे जाइलम हैज 4 पार्ट्स, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। मेरे साथ बोलिए, जाइलम वेसल, अरे आवाज नहीं आ रही चिंटू बेटा, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, बोलो बोलो, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जाइलम के। चलिए अब डायग्राम की ओर पहुंचते हैं अपन। अब अपन देखेंगे जाइलम वेसल। यहाँ पे बेसिकली बच्चों अपन जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स को डिस्कस करेंगे बड़े तौर पे। अब अपन इधर आते हैं तो देखो बच्चों, ये सेल हैं, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये नीचे तीसरा सेल। ये सेल एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो गए पाइपलाइन के तौर पे, और इनकी जो एंड वॉल है ये ब्रेक हो गई, लेकिन ना वॉल, एंड वॉल ऑफ सेल हैज बीन ब्रोकन, तो एक पाइपलाइन बन गया, कंटिन्यूस चैनल बन गया। यही होता है जाइलम वेसल। अब बच्चों देखो, बीच में कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, देखिए नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस, नो सेल्यूलर ऑर्गेनल, इट मीन से क्या है, डेड है। जाइलम वेसल क्या होती है, डेड होती है। लिख लीजिए यहाँ पे, जाइलम वेसल डेड, जाइलम ट्रैकिड्स डेड, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डेड। तो ये बातें आपको यहाँ पर
लर्न करनी, ज़्यादा तेज मत बोलिए, अभी पापा आ जाएंगे बोलेंगे क्या हुआ बेटा, डैड डैड क्यों बुला रहे थे हमें, ठीक है। तो जब अपन इस डायग्राम की यहाँ पे बात करते हैं, आप देखिए बच्चों, सेल जो होते हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, इन अ पाइपलाइन फॉर्मेट, एंड वॉल टूट जाती है तो पूरा अंदर से देखिए खाली एक एरिया क्रिएट होगा जिसमें पानी का मूवमेंट होता है। दूसरी बात बच्चों, एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपकी जाइलम वेसल होती है उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता उसको बोलते हैं पिट। पिट का मतलब यहाँ पे गड्ढा नहीं होता, देखिए पिट, PIT, पिट। तो जो पिट है यहाँ पे क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन देखने को नहीं मिलता, देखिए थिक सेल वॉल कंटेनिंग लिग्निन। तो इसी तरह से बच्चों मूवमेंट होता है वाटर का जाइलम वेसल के थ्रू। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बात करें ट्रैकिड्स की, बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से तो बंद हो गया, ये तो बंद है दरवाजा। सो इसके जो एंड वॉल्स होते हैं प्यारे बच्चों, दे आर क्लोज्ड, ओपन नहीं होते लाइक जाइलम वेसल्स। एंड वॉल कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। बच्चे बोलेंगे सर फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा सर, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा वाया पेट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर लिख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है पिट्स के द्वारा जाइलम ट्रैकिड्स के अंदर। जैसे जाइलम वेसल में तो सीधा सीधा ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इसमें ऐसे आजू बाजू में जा रहा है पिट्स के द्वारा। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं जिन्हें अपन एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास फ्रूट्स होते हैं, उनमें वेसल ट्रैकिड्स दोनों ही आमतौर पर देखने को मिलती है, जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जो थोड़े से कम डेवलप्ड होते हैं, उनके अंदर सिर्फ ट्रैकिड्स के द्वारा ही वाटर का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे अरे ये क्या है सर, ये तो देख के डर गए, ये तो रोबोकॉप सा लग रहा है, कुछ टर्मिनेटर बना दिया आपने। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देख के घबराइए मत, ये कोई मशीन नहीं है, ये कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। जब विजय सर समझाएंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, क्योंकि आपका बायो का टीचर है विजय सर। तो इस चीज को आप चाहो तो विराट कोहली टॉपिक लगा दो, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, बेसिक है, वी के टॉपिक है, ये स्टार लगा दीजिए। बच्चों रूट की ये क्या है, ये रूट हेयर है। देखो रूट की जो टॉप लेयर होती है उसमें से रूट हेयर निकलते हैं। रूट की जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस क्या होती है, टॉप लेयर होती है, उसमें से रूट हेयर निकलते हैं। तो रूट हेयर क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे रूट हेयर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में चले जा रहे हैं। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो ये वाटर है इसको ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब वाटर एब्जॉर्ब हुआ, एपिडर्मिस के पास गया। मैंने आपको बताया एपिडर्मिस टॉप लेयर होती है और एंडोडर्मिस अंदर वाली लेयर होती है जो कि वेस्कुलर टिश्यू को सराउंड करती है। वेस्कुलर टिश्यू के आसपास जो सेल होते हैं उन्हें अपन एंडोडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में क्या होती है, रूट कॉर्टेक्स होती है। ध्यान रख लीजिए, पानी एब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर के द्वारा, फिर मूव करा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से रूट हेयर, रूट हेयर से एंडोडर्मिस। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हो रहा है ऑस्मोसिस के द्वारा। किसकी मौसी बच्चों, ऑस की मौसी। ये किसकी मौसी है, ये है ऑस की मौसी। ऑस्मोसिस के द्वारा बच्चों वाटर का मूवमेंट यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। तो वाटर आगे चला रूट हेयर से गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, और फाइनली रूट जाइलम में ये चला गया। रूट जाइलम से पानी ऊपर जाएगा, स्टेम में पहुंचेगा स्टेम जाइलम, लीफ में पहुंचेगा लीफ जाइलम, फिर लीफ के अंदर बच्चों यहाँ पे स्टोमेटा के द्वारा ये ट्रांसपिरेशन कर दिया जाएगा। जो जाइलम रूट में उसको बोलेंगे रूट जाइलम, जो जाइलम स्टेम में उसको बोलेंगे स्टेम जाइलम, और जो जाइलम लीफ में उसको बोलेंगे लीफ जाइलम। बहुत सिंपल सी बात है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन द्वारा बच्चों क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, और जिसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे, बस वर्ड ध्यान रख लीजिए, सक्शन पुल। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फ्लोएम, फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट। सर आप फिर पीरियोडिक टेबल लेके आ गए बीच में, सर गलत बात है। अब तो हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों ये मैं पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता ये सब, ठीक है। अपन बायोलॉजी के टीचर हैं और अपन को बायोलॉजी ही आती। केमिस्ट्री में डब्बा गोल था अपना और डब्बा गोल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे जाइलम के 4 थे वैसे फ्लोएम के भी 4 हैं। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल,
फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, इसमें भी डेड और अलाइव अपन पढ़ते हैं। चलिए, सीव ट्यूब लिविंग, कंपेनियन सेल लिविंग, सर लग रहा है डेड और अलाइव मूवी दिखा दोगे आप हमें। लिविंग, लिविंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग, ज़ैलम फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड हो जाता है बच्चों। ध्यान रखना, स्क्लेरेन्काइमा एक डेड टिश्यू है और ये कहीं पे भी हो ये डेड ही पाया जाएगा। पैरेन्काइमा लिविंग है, चाहे वो फ्लोएम में हो चाहे ज़ैलम में हो, उसको लिविंग ही आप मानोगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अपन डायग्राम की बात करते हैं बच्चों। अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है इसको बोलेंगे अपन सीव ट्यूब। क्या बोलेंगे बच्चों? सीव ट्यूब। और ये जो होता है बच्चों, जो सेल वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे अपन कंपेनियन सेल। यहाँ पे लेबल हो रखा है ऑलरेडी। अब ये फ्लोएम का डायग्राम है, चलिए इधर लिख देता हूं मैं फ्लोएम। मजा सा आ गया सर, बढ़िया बढ़िया टूल्स यूज करते हो। इधर लिख देता हूं, क्लियर आएगा थोड़ा सा। फ्लोएम, ठीक है। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। जो आपका फ्लोएम है बेसिकली दो इंपॉर्टेंट इसके सेल डिस्कस करेंगे, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अगर अपन यहाँ पे देखें सीव ट्यूब को, तो यहाँ पे जो एंड वॉल्स हैं वो कंप्लीटली ब्रोक नहीं है, कंप्लीटली टूटी हुई नहीं है। यहाँ पे एंड वॉल्स जो हैं वो बराबर हैं, लेकिन थोड़े से उसमें छेद छेद हो गए। उन छेद छेद को बोलते हैं परफोरेशन। मैं लिख देता हूं वर्ड ऊपर, परफो। इन छेदों को बोला जाता है प्यारे बच्चों परफोरेशन। तो इसमें जो परफोरेशन है इसलिए इसको सीव, सीव यानी छलनी। मम्मी चाय डालती है और जो छलनी से छानती है तो अपन देखते हैं मजा सा आता है, तो वही छलनी यहाँ पे लगी हुई छलनी को इंग्लिश में सीव बोलते हैं। इसलिए इसको बोल दिया यहाँ पे सीव प्लेट, क्योंकि जो छेद है छलनी में भी छेद है, सीव प्लेट। तो आप देखोगे यहाँ पे जो सीव ट्यूब है कंप्लीटली टूटी हुई नहीं है, इसमें से छलनी बनी हुई, छलनी को बोलते हैं सीव प्लेट। अंदर बराबर इसके बच्चों आपको साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म भी होता है। साइटोप्लाज्म, आ रही बात समझ में? तो इट मीन सर लिविंग तो है ये, लेकिन और कोई इसमें ऑर्गेनल आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन यानी दोस्त, दोस्त, ठीक है। तो जो कंपेनियन सेल है प्यारे बच्चों, वो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। किसकी रिक्वायरमेंट्स को? सीव ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है ये कंपेनियन सेल। इसको बोला कंपेनियन, बोला दोस्त। कंपेनियन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? दोस्त। तो अब बेसिकली क्या होता है बच्चों, फूड का मूवमेंट होता है फ्लोएम में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लोएम में फूड के मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होगा। कौन सा वर्ड यूज होगा यहाँ पे? ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे जो वर्ड अपन यूज करेंगे वो यूज करेंगे ट्रांसलोकेशन। स्टार लगा दीजिए इसको बच्चों। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो जो फ्लोएम में मूवमेंट होता है फूड का उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्लियर है? फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड, सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों अपन आते हैं। अरे सर क्या चमकदा हुआ डायग्राम लेके आ गए आप प्यारे बच्चों। समझते इस डायग्राम को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। समझना बच्चों, कुछ चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों कि वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, उसके बाद आप समझोगे कि फूड का मूवमेंट कैसे होता है। अब स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से सबने पानी पिया है भाई। मैं तो नारियल पानी मुझे बहुत पसंद था कोरोना से पहले। अब मैं मतलब बाहरी चीज़ों को मुंह में नहीं लेता हूँ बच्चों, डर सा लगता है कुछ। तो जब मैं यूजुअली जाता था कोचिंग से घर की ओर अपने, तो मैं नारियल पानी पीता था। अब जब मैं नारियल पानी पीता तो मैं स्ट्रॉ को सक करता था। जैसे मैंने स्ट्रॉ को सक करा तो स्ट्रॉ में से एयर गायब हो गया। स्ट्रॉ में क्या हो गया? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। मैं लो प्रेशर एरिया को LPA लिख दूं। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया और नारियल के अंदर की साइड जहाँ पे पानी भरा हुआ है ऑलरेडी हाई प्रेशर था, तो पानी क्या, लिक्विड एंड एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो मस्त जो पानी है वो स्ट्रॉ में तैरता हुआ मेरे मुंह में आ गया और मजा आ गया। तो इस बात से मुझे एक बात तो समझ में आ गई यार, कि जो चीजें मूव करती हैं, एयर एंड लिक्विड मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इधर लिख दो आप नारियल पानी, नारियल पानी, ठीक है। नारियल पानी मूव कर रहा है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया।
वही कॉन्सेप्ट वाटर के मूवमेंट में लगता है। अच्छा, सामने काम की बात है। जो बच्चों ट्रांसपिरेशन होता है ना, उसमें लीफ में से वाटर का लॉस होता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली प्लांट में चलता रहता है। ट्रांसपिरेशन एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है और वो चलता ही रहेगा। जब ट्रांसपिरेशन चलता है किसी भी पेड़ के अंदर, तो वाटर का लॉस होता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब जब वाटर का लॉस होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और अपन को पता है वाटर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जब लीफ में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, जो पानी है वो रूट में से लीफ की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पे एक सक्शन पुल क्रिएट हो गया। जैसे मैं स्ट्रॉ में से सक कर रहा था, वही लीफ में से जो है बच्चों सकिंग प्रेशर आ रहा है। आप बात को समझ रहे हैं, क्योंकि लीफ में क्या लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया ट्रांसपिरेशन की वजह से रूट की तरफ। हाई प्रेशर तो पानी ऊपर मूव कर जाएगा, और ये पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। क्योंकि सक्शन प्रेशर जो लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पानी का मूवमेंट होगा वन साइडेड फ्रॉम रूट्स टू दी अपर पार्ट ऑफ प्लांट। और ये पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। क्या कॉन्सेप्ट लगा बच्चों, स्ट्रॉ वाला नारियल पानी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया विजय सर ने, कि जो नारियल पानी मूव करता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब चलिए फूड की बात करते हैं अपन। अब बच्चों समझना इस बात को कि प्लांट में जो फूड बनता है बच्चों, वो बनता है लीफ के अंदर। ये लीफ है। अब इस लीफ में क्या हो रहा है बच्चों, फोटोसिंथेसिस चल रहा है और फूड बन रहा है स्टार्च की फॉर्म में, बनता ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। अब बच्चों स्टार्च बना, देखिए इसको बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं, सोर्स। जहां से अपन चीजों को लेते हैं उसको बोलते हैं सोर्स। तो आप देखिए यहाँ सोर्स सेल से क्या हुआ, जो स्टार्च है, जो फूड है, शुगर, वो ऐसे फ्लोएम के अंदर लोड कर दी गई। क्या कर दी गई, लोड। और इसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च हो रही है। देखिए क्लियर, शुगर इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। जो वर्ड एक्टिव है इसका मतलब है कि एनर्जी खर्च हुई इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और शुगर को लोड कर दिया गया फ्लोएम के अंदर। मैंने आपको बताया था बच्चों पहले, जिन बच्चों ने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा है, तो जहां पे सॉल्ट होगा या शुगर होगी वहीं पे पानी होगा। आदमी भागता है पैसे के पास और सॉल्वेंट भागता है, वाटर भागता है सॉल्यूट के पास। लर्न करने की टेक्निक है बच्चों, जिस साइड सॉल्ट ज्यादा होगा या शुगर ज्यादा होगी उस साइड पानी मूव करेगा। तो अपन देखिए फ्लोएम में यहाँ पे जब शुगर को लोड कर रही हैं एनर्जी खर्च करके एटीपी की फॉर्म में, शुगर यहाँ पे ज्यादा हो गई, खूब सारी मीठी हो गई। देख ध्यान रखना डायबिटीज नहीं हो जाए बच्चों, है ना। शुगर जब यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पानी इस साइड आएगा, क्योंकि जहाँ पे शुगर वहीं पे पानी। क्योंकि आदमी भागता है पैसे के पास, सॉल्वेंट भागता है सॉल्यूट के पास। तो इस केस में सॉल्यूट का है शुगर, सॉल्वेंट क्या है पानी। में लिख देता हूं, इस केस में जो सॉल्यूट है वो है शुगर और जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। क्लियर है बच्चा पार्टी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई है ना फोटोसिंथेसिस चला या सोर्स सेल से जो शुगर है वो लोड कर दी। शुगर एक तरीके का सॉल्यूट है, तो पानी भी वहां पे आ गया है ना, तो वहां पे शुगर का सॉल्यूशन बन गया फ्लोएम के अंदर, इसमें एनर्जी खर्च हो गई। बात तो सर हमें समझ में आ गई। अब आगे क्या, अब जैसे पानी भर गया, शुगर भर गई, तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होते देखिए ये जो आपका खाने का सॉल्यूशन है वो नीचे मूव करेगा और सिंक सेल में जाएगा। सिंक सेल यहाँ पे आप ले लो कोई सा भी फ्रूट वेजिटेबल, तो यहाँ पे इन्होंने ये ले रखा है शलजम। शलजम दिख रहा है मुझे तो, या बीट रूट मानते हैं, बीट रूट का कलर है। तो बीट रूट क्या एक तरीके का अपना एडिबल आइटम है, फूड स्टोर रहता है, तो फूड इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इसको बोलेंगे सिंक सेल। जहां से निकलता है सोर्स, जहां को जाता है सिंक सेल। तो अब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे सारी शुगर लोड कर दी। जब शुगर लोड कर दी सॉल्यूट कम हो जाएगा, तो जहाँ पे सॉल्यूट नहीं होता वहां पे सॉल्वेंट नहीं होता, तो सॉल्वेंट वापस से यहाँ पे आ जाएगा और वापस से यहाँ पे दे दिया, तो एक तरह से साइकिल बन गई। देखिए साइकिल बन गई यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों जो फ्लोएम होता है उसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है लोड करने में। एक बार लोड हो जाती है तो अपने आप पानी मिलकर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, फिर जहाँ जहाँ पे नीड होती है वहां पे फूड को सप्लाई कर दिया जाता है। अच्छा एक बात और, जब कुछ ऐसा हुआ चिंटू को गुस्सा आ गया, चिंटू ने सारी पत्तियां काट दी, बोला इस पेड़ में फोटोसिंथेसिस नहीं होने दूंगा सर, तब क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या होगा इस सिचुएशन में, ये होगा कि जो फूड स्टोर था किसके अंदर, बीट रूट के अंदर, तो इमरजेंसी में यहां से फूड निकलेगा और ऊपर जहां जहां पे नीड है वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। तो वही लोडिंग की जो तो इस केस में सिंक सेल क्या बन जाएगी, सोर्स बन जाएगी।
तो इट मीन जो फूड का जो मूवमेंट होता है फ्लोएम के अंदर वो बाय डायरेक्शनल हो सकता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। आ रहे बच्चों बात समझ में? तो इसलिए बोलते हैं फ्लोएम के जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है वो होता है बाय डायरेक्शनल, और ज़ैलम में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है उसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। फ्लोएम में एनर्जी खर्च नहीं होती, सक्शन पुल लग जाता है। जहाँ पे फ्लोएम सक्शन पुल आ जाए तो दिमाग में आइडिया बांध लेना कि सर नारियल पानी वाली बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। ओह फाइनली एंड प्लांट से अपन फ्री हो गए। प्लांट ना पढ़ने में मज़ा आता है बच्चों को, मैंने देखा आमतौर पर बच्चों को प्लांट में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एनिमल टिश्यू आ जाता है या फिर कुछ एनिमल की फिजियोलॉजी एनाटॉमी आ जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो चलिए आपकी खुशी को मैं आगे बढ़ा के ब्लड की मैं बात करता हूँ। इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, हम तो खून की कीमत को जानते हैं। चलिए ब्लड की बात अपन करते हैं बच्चों। ब्लड क्या है? ब्लड एक बॉडी का लिक्विड है जो आपकी बॉडी में नसों में बहता है। नसों को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। लिख लीजिए यहाँ पे, ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस, ठीक है, दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स विच आर इन नीड। भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, काम की चीज को जहाँ पहुंचाना है ब्लड पहुंचा देगा, बेकार की चीज को जहाँ से निकालना है ब्लड निकाल देगा। तो ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना। ऑक्सीजन काम की चीज है बीड़ू, फूड काम की चीज है बीड़ू, हार्मोन काम की चीज है। ले चिंटू बेटा इनको ले जा ब्लड के द्वारा, जहाँ पे नीड है वहाँ पे पहुंचा दे। उसके बाद जो सेल है वेस्ट निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड काम का नहीं है, इसको छोड़ के आ जा जेल। तो कौन छोड़ के आएगा? ब्लड यहाँ पर छोड़ के आएगा। तो इन सिंपल टर्म्स बच्चों ब्लड क्या कर रहा है? काम की चीज़ों को जहाँ पहुँचाना है, जैसे आपका न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई, हार्मोन्स हो गए, वहाँ पे टारगेट ऑर्गन में पहुँचा रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी मदद कर रहा है। तो इन सम ब्लड इज अ फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस दे आर नीडेड। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। अगर आप देखोगे एक सिंपल सा चार्ट मैंने बनाया है। ब्लड को दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल। मेरे साथ बोलिए कॉर्पस्कल। अभी पढ़ो भी नहीं बताएगा, बोलो अनशंट बोलोगे फिर इसको बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? कॉर्पस्कल्स। ब्लड प्लाज्मा, कॉर्पस्कल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड के दो टुकड़े कर दिए, यहाँ पे दो टुकड़े तोड़ दिया मैंने। पहला तो हो गया ब्लड प्लाज्मा, दूसरा हो गया ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स को बच्चों ब्लड सेल्स भी आप बोल सकते हो। तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। आरबीसी जिनको अपन रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल भी बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइट्स भी इनको बोला जाता है। कमिंग टू डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को अपन वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वाइट ब्लड कॉर्पस्कल भी बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया बच्चों दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। सो द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। अगर अपन देखें यहाँ पे, इट कंटेन्स 90% वाटर और कुछ डिजोल्व सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड एंड कॉमन सॉल्ट। प्लाज्मा में क्या हो गया बच्चों? 90% पानी। उसके बाद जो भी छुतर पुतर बच गया, जैसे प्रोटीन्स हो गए, आपके डिजोल्व प्रोटीन्स हो गए, वेस्ट हो गया, हार्मोन्स हो गए, सब केस पे 10% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बाकी काम की जो चीज़ है बच्चे वो होती है यहाँ पे वाटर। अब आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को बच्चों रेड ब्लड कॉर्पस्कल भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आपके खून का जो लाल रंग होता है, हम पे ये किसने हरा रंग डाला? तो अपने खून का जो बच्चों लाल रंग होता है वो होता है रेड ब्लड सेल की वजह से, इसलिए इसका नाम पड़ा रेड ब्लड सेल। इसमें क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बॉडी में जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ पर ले जाने का काम करता है। तो हीरो कौन हो गया आरबीसी का? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे करता है। इसलिए आरबीसी को बोलते हैं अपन रेड कलर्ड पिगमेंट, बिकॉज इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द सेल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चों आरबीसी की मैं बात करूं तो जब आरबीसी मैच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 4 महीने का लाइफ स्पैन होता है, 4 महीने बाद बेचारा स्वर्ग सिधार जाता है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। वाइट ब्लड सेल इन्हें ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल भी। बोलो मेरे साथ, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल एंड ल्यूकोसाइट। तो बेसिकली ये तीन चीजों के नाम से जाना जाता है। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी,
सोल्जर्स होते हैं। एक मूवी भी आई थी यूनिवर्सल सोल्जर, अगर आपने देखी हो बहुत मस्त है बच्चों, देखना, WBC की याद से आपको दिलाएंगे वो। तो ये जो सोल्जर्स क्यों बोलते हैं बच्चों, पहली बात तो WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, RBC मैच्योर RBC में नहीं होता। तो जो WBC होते हैं इनकी लाइफ स्पैन भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि WBC की शेप वेरिएबल होते हैं, अपनी शेप को ऐसे चेंज कर सकते हैं, शेप शिफ्टर्स होते हैं ये। शेप शिफ्टर्स आपने देखे होंगे, ठीक है, सुपरमैन मूवी में भी आते हैं शेप शिफ्टर्स, जो अपनी शेप को चेंज करके किसी का भी रूप ले, तो ये वही हैं, बहुत एडवांस सोल्जर्स है, शेप शिफ्टर्स हैं ये। जो भी बाहर से आने वाले जर्म्स हैं उन सबको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, एंटीबॉडीज यूज करते हैं और ख़त्म कर देते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। तो कई तरीके से अपने बॉडी को हार्मफुल इन्फेक्शन से बचाते हैं, इसलिए इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला गया बच्चों। WBC में न्यूक्लियस भी यहाँ पर होता है। अब आते हैं प्लेटिलेट्स, कटलेट, प्लेटिलेट सुनते कटलेट की याद आती है बच्चों। ट्रेन में जब मैं पहले जाता था कटलेट हमेशा ऑर्डर करता था बच्चों, मज़ा आता था कुछ खाने में। अब तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करते, डर सा लगने लगा है कुछ। तो प्लेटिलेट्स, कटलेट को भूल जाइए, प्लेटिलेट्स पे आते हैं। प्लेटिलेट्स को प्यारे बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग को अपन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं बच्चों, कंफ्यूज मत होना। अगर वर्ड बोले ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन तो आप समझ जाना यहाँ पे खून जमने की बात हो रही है। और मैं ऐसे पढ़ाते मेरे हाथ में पेन लग गया बहुत तेज। जब हाथ में पेन लग गया तो खून निकलेगा, देखो दिख रहा है, फील करो तो दिखेगा, ठीक है, फील करोगे तो सब दिखेगा। तो खून बह रहा है, वजह से खून, और खून गिर रहा है। अब थोड़ी देर बाद ये अपने आप खून निकलना बंद हो जाएगा। वो जो बोलते हैं डिटॉल लगा ले खून बंद हो जाएगा, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। डिटॉल से खून बंद नहीं था, डिटॉल तो सिर्फ सफाई करता है। खून कौन बंद करता है बहना? प्लेटिलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, ये खून बहना बंद कराती हैं। इसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या करते हैं, जिस साइड पर इंजरी होती है वहाँ पर एक ऐसा मैश बनाती हैं, जाल बनाती है जो खून को निकलने से रोकता है। इसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब यही नहीं कि सर मैं अपना हाथ काट लूँ तो मेरे हाथ में से खून बहना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ब्लड लॉस की वजह से आप जो है किसी और दुनिया में पहुँच जाएंगे, किसी और प्लेनेट पे पहुँच जाएंगे। आप समझ सकते हो, समझदार को इशारा है काफ़ी। तो बच्चों बेसिकली हल्की फुल्की इंजरी में काम करता है, कि हाथ काट दिया और पैर काट दिया, गर्दन कट गई तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। सर आपने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग होगी, देखो सर हो नहीं रही, कितनी गलत बात है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये विराट कोहली टॉपिक है, वी के लगा दो, इसको वी के लगा दीजिए, विराट कोहली टॉपिक है। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँचा देता है। इसलिए बोला डिलीवर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू ऑल दी बॉडी सेल्स वेयर एवर दे आर नीड। ऑल का मतलब ऐसे नहीं कि सब जगह पहुँचा रहे हैं सर, नाखून में भी पहुँचा रहे हैं, ये तो बालों में भी पहुँचा रहे हैं, मेरी तो स्किन टूट के नीचे गिर गई वहाँ पे भी पहुँचा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे नीड होती है, जो लिविंग होते हैं वहीं पे ये पहुँचाते हैं। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल फॉर एलिमिनेशन। भाई जब काम की चीज़ें पहुँचा रहे हैं, न्यूट्रिशन पहुँचाते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो बनेगा, तो उसको भी पहुँचाते हैं, जहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। थर्ड, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करते हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, अच्छा इसको स्टार लगा लेना। देखो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? कार में, बाइक्स में बच्चों लिक्विड कूलिंग आजकल आने लगी। वो लिक्विड कूलिंग क्या करती है भाई, जैसे इंजन में हीट जनरेट हो रही है, तो जिस एरिया में हीट जनरेट होती है वहाँ पे कूलेंट मूव करता है, वहाँ से हीट लेके चला जाता है, फिर फ्रेश कूलेंट आएगा, हीट लेके चला जाएगा। तो वही काम ब्लड करा अपनी बॉडी में, जहाँ पे हीट जनरेट हो रही है वहाँ से ब्लड फ्लो करता है, हीट को लेके चल जाता है आगे, फिर फ्रेश ब्लड आता है, वो हीट को लेके चल जाता है। तो बेसिकली हीट को उस एरिया से लेके जाते हैं जहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। तो अपनी अगर आप भागोगे तो पूरी बॉडी में हीट जनरेट होगी, तो ब्लड मूव करता है और हीट लेके जाता है। तो इस तरीके से बच्चों बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। और एक और बात बच्चों, जैसे आपके क्या होता है, बॉडी में पर्सपिरेशन भी होता है, भाई पसीना निकलता है, तो पसीना निकलना भी एक तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। मेंटेन पीएच, इसमें बफर्स होते हैं, मतलब अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो बफर्स होते हैं, तो पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर ब्लड का पीएच लेवल कम हो गया, एसिडिक हो गया, तो भी अपनी बॉडी के लिए सही नहीं है बच्चों। की आपको पता है बीमारियां तब लगना चालू होती है जब अपने बॉडी का जो टोटल, ऐसा बोलते हैं साइंस के अंदर भी बोला गया, आयुर्वेद में भी बोला गया, अपनी बॉडी का जो पीएच होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, या फिर हल्का अल्कलाइन हो तो और भी बढ़िया है। लेकिन जब अपनी बॉडी में पीएच अगर एसिडिक की तरफ जा रहा है, हल्का फुल्का, तो इट मीन्स अपनी बॉडी में कहने की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ब्लड लॉस को बचाता है, क्लॉटिंग से कौन बचाते हैं? प्लेटिलेट्स बचाते हैं। और इन्फेक्शन से भी बचाता है, वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ की मदद से।
अच्छा WBC एंटीबॉडीज तो बनाते हैं और कई बार अकेले ही लड़ने चले जाते हैं, जो भी आएगा उसको ऐसे संभालेंगे अपने अंदर, आ जाओ और खत्म कर देंगे। They can use antibodies or they can engulf the entire disease causing microorganism. So in both the ways WBC helps our body in fighting infection. तो चूंकि ये सेल के अंदर होते हैं तो ब्लड के अंदर है, तो ब्लड का एक फंक्शन और हो गया, इट हेल्प्स इन फाइटिंग ऑफ द इन्फेक्शन। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। और सर मजा सा आ गया, कुछ जादू सा दिख रहा है। यार जादू नहीं है, ध्यान से देखो। सेक्शन है 3 टाइप के ब्लड वेसल्स का, खुश मत हुई है ज्यादा, सोचोगे हैरी पॉटर की सर ने जो स्टिक्स यहाँ पर रख दी है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? खून की नलियां जिनमें खून बहता है आपकी बॉडी में, ब्लड वेसल्स प्यारे बच्चों बोला यहाँ पर जाता है। अब 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है बच्चों। ये तो होती है बच्चों आपकी आर्टरी, ये हो गई वेन, और ये हो गई कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी 3 तरह की आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर अपन देखें यहीं पे पूरी समझ में आ जाएगी आपको इनके गणित, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अगर मैं आर्टरी की बात करूं, आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड मूव करता है हाई प्रेशर से मूव करता है। आर्टरी में जो बच्चों ब्लड का मूवमेंट होता है वो अंडर हाई प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरी की वॉल मोटी हो जाए ना, फट जाएगी। वॉल मोटी तो ल्यूमन, अंदर के छेद को ल्यूमन बोलते हैं, ल्यूमन छोटा होगा, ठीक है, और इलास्टिक होते हैं। प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा जैसे खिंच जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर फ्लो करता है, तो इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो भी थिक होती है, इलास्टिक होती है, और ल्यूमन छोटा होता है। और सिंपल सी बात है, आप ल्यूमन जितना छोटा करोगे प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता है, यहाँ पर जाएगा। ये हो गई आर्टरी। आर्टरी का मेन काम क्या होता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। मेरे साथ बोलिए, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। खून को दिल से दूर लेके जाती है, दिल से दूर जाती हुई चीजें मुझे पसंद नहीं है, तो वेन की बात करते हैं। इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो बच्चों आर्टरी होती है वो दिल से दूर खून को लेके जाती है, दिल टूट गया बच्चों मेरा। लेकिन जो वेन्स होती हैं वो खून को दिल के पास लाती है, तो मुझे खुशी हो रही है। और जो कैपिलरीज होती हैं ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, इन दोनों के बीच में पैचअप करवाती है। तो इन दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हो चुका है बच्चों आर्टरीज और वेन्स के बीच में, उसका पैचअप करवाती है कैपिलरीज। मीन्स कैपिलरी क्या करती है? आर्टरी को वेन से जोड़ने का काम यहाँ पर करती है। चलो वेन की बात करते हैं। वेन की जो मसल होती है वो थिन होती है, और तो ल्यूमन लार्ज हो जाएगा। अब थिन होने का कारण क्या है यहाँ पे बच्चों? जो ब्लड मूव करता है वो लो प्रेशर में मूव करता है। आर्टरी में ब्लड हाई प्रेशर में मूव कर रहा था, इसमें लो प्रेशर में मूव करता है, इसलिए पतली होती है। और इलास्टिक तो खैर होती है, ठीक है, मतलब इतनी इलास्टिक नहीं होती जितनी आर्टरी होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर लो प्रेशर में मूव कर रहा है तो खून उल्टा भी तो बह सकता है ना सर, क्योंकि आर्टरी में तो हाई प्रेशर में जा रहा है तो ब्लड उल्टा बह ही नहीं सकता। लेकिन वेन में तो जो बच्चों सर जो है ब्लड तो मतलब माना सर उल्टा जा सकता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए वेन में आपको वेल्व्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? वेल्व। वेल्व क्या करते हैं? ब्लड को उल्टा जाने से रोकते हैं। भाई वेल्व क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। भाई ब्लड आगे बढ़ा तो पीछे नहीं आएगा, ऐसे वेल्व बंद हो जाएंगे, समझ रहे हो? वेल्व क्या करते हैं? वेन के अंदर ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। चलिए कैपिलरी बहुत पतली होती है, ऑलमोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है, आर्टरी को वेन से जोड़ने का काम करती है। तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स खून की नली आपकी बॉडी में देखने को मिलती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। सर बिल्कुल राजा आ गया, शाहरुख खान आ गया इस चैप्टर का, तो लिख दीजिए शाहरुख खान, शाहरुख खान। ये इस चैप्टर का बच्चों शाहरुख खान है। दिल दीवाना दिल, ठीक है, शाहरुख खान ने कहा था दिल दीवाना दिल, तो ये वही शाहरुख खान है बच्चों इस चैप्टर का। अब डिस्कस करेंगे अपन हार्ट के स्ट्रक्चर को बच्चों। बहुत सिंपल डायग्राम है, इससे सिंपल डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का डायग्राम बनाने में हाथ तंग है, सर मेरा भी तंग है बच्चों, मेरा भी तंग है डायग्राम हाथ बनाने में, तो आप इस डायग्राम को बना सकते हो। इससे इजी डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, लेवलिंग पूरी कंप्लीट है, कहीं से कहीं आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम बनाए, क्योंकि उसमें एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है।
आप कोर्ट में केस भी कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? अगर तो जिन बच्चों का ड्राइंग में हाथ तंग है जैसा मेरा है तो आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब इसको वन बाय वन अपन तोड़ेंगे। बच्चों ह्यूमन का जो हार्ट होता है ना वो हल्का सा लेफ्ट साइडेड में सिचुएटेड होता है। देखिए लेफ्ट साइड है तो हल्का सा लेफ्ट में होता है, दिल हल्का सा लेफ्ट में होता है। दिल होता उल्टा है लेकिन सोचता बच्चों सीधा है ना? तो लेफ्ट में गया। अब हार्ट को देखो तो हार्ट का जो साइज होता है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है, रफली अप्रोक्सीमेटली एक बंद मुट्ठी के जितना हार्ट का साइज होता है। और एक पंपिंग ऑर्गन होता है, शाहरुख खान नहीं होता है, ज्यादा दिमाग न लगावें, दिल विल की बातें सुन के जाने कौन सी सोच विचार में चले गए, जाने किन किन को याद करने लगे। जो हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, शाहरुख खान नहीं है। पता नहीं क्या गाने सोचने लग गए, जाने किसके सोच विचार में डूबे। हटाओ इसको, रेस करो इसको, बच्चे बिगड़ रहे हैं आजकल। तो बच्चों हार्ट क्या एक पंपिंग ऑर्गन है ना? कईयों के दिल टूट गए। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है प्यारे बच्चों। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता रहता है, पंप करता रहता है। ठीक है, अब देखिए अपन भाई, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया। देयर आर 4 चैम्बर्स। हार्ट के अंदर बच्चों 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया, एट्रिया बोल दो या फिर ऑरिकल भी बोल सकते हो। और लोअर चैम्बर को बोलते हैं अपन वेंट्रिकल्स। लोअर चैम्बर्स को अपन बोलते हैं बच्चों वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड है तो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल। बस इतना ध्यान रखिए। 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया या फिर ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट। चिंटू आवाज नहीं आ रही बेटा, बोल जल्दी, सोने का नहीं। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। अब बच्चों अपन देखते हैं बीच में एक दीवार है, चीन की दीवार, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये लेफ्ट और राइट पोर्शन को अलग करके रखता है। क्यों लेफ्ट और राइट पोर्शन इसलिए अलग होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेफ्ट साइड में चलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में चलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, डीऑक्सीजन ब्लड वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इन दोनों की मिक्सिंग को रोकने के लिए इन दोनों के पैचअप को रोक देता है, पैचअप नहीं होने देता, ब्रेकअप करवा के रखता है। तो इन दोनों के ब्रेकअप करवाने के लिए क्या होता है? बीच में सेप्टम होता है, मस्कुलर वॉल होती है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिलन को रोकती है। अब बच्चों चलो अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, ऐसा क्यों करता है ये? क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा तो क्या होगा बच्चों? अपना जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो क्योंकि अपने बॉडी में प्रॉपरली हार्ट जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्सिंग नहीं होती है और अपनी बॉडी की जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे चलती है। चलिए सेप्टम समझ में आ गया, ऑरिकल वेंट्रिकल समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व होता है और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व होता है। ये वेल्व भी क्या करता है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। भाई अब वेंट्रिकल में पिचकेगा तो ब्लड उल्टा नहीं चला जाए वापिस से। भाई ऑरिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेग्स भी होंगे। भाई वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड वापिस से ऑरिकल में ना चला जाए, इसलिए इसमें क्या होते हैं? वेल्व्स होते हैं। वेल्व का एक ही फंक्शन है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को यहाँ पर रोकना। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और, हार्ट की जो लेयर होती है मस्कुलर लेयर उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम। अब मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बताया, सेप्टम समझा दिया, ऑरिकल वेंट्रिकल समझा दिए, मैंने आपको वेल्व्स भी समझा दिया। मैंने हार्ट की जो टॉप लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट मसल का बना होता है, मस्कुलर वॉल होती है। ये बात समझ में आप बच्चों बोलेंगे सर ये 4 है ना, वेना केवा पल्मोनरी आर्टरी मेन आर्टरी पल्मोनरी वेन भी समझाओ ना सर। अभी समझाते देखो बच्चों। अब जो चालू होता है मामला देखिए, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको बताया था आर्टरी जो होती है वो ब्लड को दिल से दूर लेके आती है। तो मैं बात करूँ यहाँ राइट साइड में बात करूँ तो जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जाती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाती है और राइट ऑरिकल में वेना केवा आती है। लर्न कर लेना, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाती है
और राइट एट्रियम में वेना केवा आती है, आगे समझा दूंगा, बहुत ईजी है, अभी रट लीजिए, आगे जब अपन डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अब लेफ्ट में बात करूं, लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन आती है और एओर्टा बाहर जाती है। तो आप लर्न कर लें, राइट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन आएगी और राइट वेंट्रिकल से एओर्टा जाएगी, सॉरी लेफ्ट से बच्चों, लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन आएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी जाएगी। राइट की मैं बात करूं, राइट ऑरिकल में बच्चों वेना कावा आएगी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे आपके सारे डाउट्स बच्चों क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये एक हार्ट है। अब आपको दो बात समझनी होगी, लेफ्ट साइड ये है गंदा बच्चा, राइट साइड ये क्या है, अच्छा बच्चा। लेफ्ट साइड गंदा बच्चा, राइट साइड अच्छा बच्चा, ठीक है। अब जो अच्छा बच्चा वो मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है और सारी मेहनतों को दूर करता है। बाधाएं सब अच्छे बच्चे के रास्ते में आते हैं, अच्छा काम करोगे रुकावटें ज़्यादा आएंगी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की रुकावट है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की रुकावट है वो सारी राइट साइड में ही फेस करनी पड़ेगी। तो डीऑक्सीजनेटेड की रुकावट है वो अच्छे बच्चे को फेस करनी। गंदा बच्चा चीटिंग करता है, पका पकाया माल यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोई मेहनत नहीं करनी, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको मिल जाता है क्योंकि चीटिंग करता है। तो लेफ्ट साइड में चलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड में चलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आर्टरी जो होती है वो दिल, खून को दिल से दूर लेके जाती है, वेन खून को दिल के पास लेके आती है, इसलिए मुझे वेन्स ज़्यादा पसंद है बच्चों, क्योंकि वो दिल के पास लेके आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 चैम्बर, ऊपर वाले चैम्बर एट्रिया, नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल। अब बच्चों आपको यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, ब्लू कलर यानी डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्होंने ब्लू कलर से बता रखा है, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से। तो अपन रेड कलर यहाँ पे ले लेते हैं। कहाँ है रेड कलर, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ब्लड को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अपन रेड ही चलाएंगे, कोई बात नहीं, बहने दो खून की होलियाँ। तो जब अपन इधर देखेंगे डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में, तो अब चालू होता है बच्चों राइट साइड से, इसको आप लेफ्ट लिख दो और यहाँ पर राइट लिख दो, ठीक है। लेफ्ट और राइट दो एरिया मैंने बता दिया है आपको। मैंने कहा था लेफ्ट जो गंदा बच्चा है, सब पका पका एमएल ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, जो राइट है गंदा बच्चा, राइट जो है वो अच्छा बच्चा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, ब्लू कलर में बता दिया है मैंने। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो राइट एट्रिया है वहां पे वेना कावा आती है। क्या आती है बच्चों, वेना कावा, लर्न कर लेना, राइट एट्रिया में वेना कावा। अब आपकी बॉडी से जो ब्लड आता है हार्ट की तरफ, आपकी बॉडी ने रेस्पिरेशन किया, बॉडी की सेल्स ने रेस्पिरेशन करा, जो भी ऑक्सीजन थी वो ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, यानी जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। भाई ब्लड आपकी बॉडी में घूम रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड ले चुका है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो हार्ट की तरफ आएगा। तो देखिए ये रहा आपके कैपिलरीज, इसमें क्या है, ऑक्सीजन दे दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली गई, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना कावा के द्वारा आपके राइट एट्रिया में डाल दिया गया। अब राइट एट्रिया में चला गया, अब राइट एट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, पिचकेगा। तो जैसे ही पिचका तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों सीधा किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में वेल्व है। अब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ये जो ब्लड है ये यहाँ से होता हुआ बच्चों पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाएगा। ब्लड जो आया, अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वेल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा ताकि जो ब्लड है वो वापस ऑरिकल में नहीं जाए, मैं पहले बता चुका हूं। तो अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, तो ब्लड क्या करेगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी को होते हुए लंग्स में जाएगा। मैंने कहा ना जब खून दिल से दूर जाता है उसको अपन बोलते हैं आर्टरी, तो खून दिल से दूर जाए तो आर्टरी लेके जा रही है और लंग्स के पास लेके जाए तो पल्मोनरी आर्टरी। बात आ रही है समझ में, जो भी ब्लड वेसल खून को दिल से दूर लेके जाती है वर्ड आर्टरी यूज करेंगे।
तो देखिए खून दिल से दूर जा रहा है तो आर्टरी लंग्स के पास, तो पल्मोनरी आर्टरी। अभी तक ब्लड जो है बच्चों नीला यानी डीऑक्सीजनेटेड है। लंग्स में क्या चलता है? ब्रीदिंग। लंग्स में अपन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है बच्चों? ऑक्सीजनेशन चल रहा है। नीचे क्या आ रहा था इसका उल्टा? डीऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन ले ली जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही थी। ऊपर उल्टा चल रहा है। लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखिए खून दिल के पास आ रहा है। अब जो वैसल दिल के पास खून को लेके आती है, वैसल होगी, ठीक है, वेन्स होंगी। तो यहाँ पे वर्ड आ गया पल्मोनरी वेन, क्योंकि लंग्स से आ रही तो वर्ड पल्मोनरी यूज कर लिया। दिल से दूर तो आर्टरी, लंग्स है तो पल्मोनरी आर्टरी। दिल के पास तो वेन, कहाँ से आ रही? लंग्स से आ रही तो पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके सीधा ऑरिकल में डालेगी, एट्रियम में डालेगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिस्टोल करेगा तो ये वेल्व्स बंद हो जाएंगे, तो खून सीधा जाएगा मेन आर्टरी में, जो कि है आपकी एओर्टा, और एओर्टा से पूरी बॉडी में सप्लाई कर देंगे। फिर बॉडी की सेल क्या करेंगे? ऑक्सीजन को यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। तो क्योंकि ब्लड एक पूरी साइकिल में 2 बार खून को रोटेट कराता है, इसको बोलते हैं अपन डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बींग्स में 2 बार सर्कुलेशन चलता है। आ रही है बात समझ में? पहला होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें जो ब्लड है वो बॉडी में जा रहा है। दूसरा होगा पल्मोनरी, जिसमें लंग्स के थ्रू जा रहा है। समझ में आ रही है बात? लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। सिस्टम में जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी ब्लड में ब्लड जो कर रहा है आपके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो 2 तरह की सर्कुलेशन होते हैं बच्चों। पहला हो गया आपका सिस्टमिक, जिसमें बॉडी सेल्स में ब्लड ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा हो गया पल्मोनरी, जिसके अंदर के बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन डाल दी जा रही है। तो ये 2 सर्कुलेशन चलते हैं, सिस्टमिक और पल्मोनरी, से बोलते डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। आ रही है बच्चों बात समझ में? बहुत सिंप्लीफाइड वे में अपन चीजों को समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट धक धक करने लगा, तो वही चीज है बच्चों, हार्ट बीट। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन को बोलते सिस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलते डायस्टोल। धक 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 धक, तो एक कंप्लीट धक धक उसको बोलते हैं अपन हार्ट बीट, यानी एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, एक कंप्लीट रिलैक्सेशन, तो धक धक। तो धक धक नहीं, लबडप साउंड आता है बेसिकली, मैं आपको समझाऊं। जो धक 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 कहते हैं ना, ये गलत चीज है। ये होता है लब डप साउंड, लब डप, लब डप। अगर आप कभी मशीन में सुनोगे, मैंने सुना था एक बार, तो उसमें से लब डप ऐसा साउंड होता है। लोगों ने धक धक कर दिया, पता नहीं क्यों, है ना। तो जो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है बच्चों, उसको हार्ट बीट बोलते हैं। एडल्ट की जो हार्ट बीट होती है वो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, जब अपन रेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप रेस्ट कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो हार्ट की रेट होती है वो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं तो 100 तक भी शूट कर जाती है ये। जब आप रनिंग कर रहे हो या जिमिंग प्रॉपर वेट उठा रहे हो आप, या कुछ पुलअप पुशअप्स लगा रहे हो, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। कितनी बढ़ेगी डिपेंड करेगी आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे, आपकी एक्सरसाइज के वॉल्यूम पे। अगर आप बहुत हैवी वेट उठा रहे हो, जैसे अपन डेडलिफ्ट लगाते हैं, सर डेडलिफ्ट लगा रहे हो, तो डेडलिफ्ट जब अपन लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि बहुत एनर्जी लगती है, तो उससे क्या होता है अपने हार्ट की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो इसका खर्च बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो हार्ट धक 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 लपडप करेगा। ठीक है। पल्स क्या होती है? जैसे हार्ट बीट हुई, लपडप हुआ, धक धक नहीं बोलूंगा, लपडप हुआ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, तो जो ब्लड होता है वो आर्टरी में फोर्स किया जाता है, भाई लपडप लपडप। तो जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड आर्टरी में प्रेशर से जाता है, फट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ फट। तो आर्टरी में जब ब्लड प्रेशर जाता है तो आर्टरी में आपको थ्रस्ट फील होता है। जब भी हार्ट बीट होती है तो ब्लड आपकी आर्टरी में फोर्स किया जाता है। इस फोर्स की वजह से आपको एक एक्सपांशन फील होता है। जैसे आप ऐसा हाथ लगाओ, है ना, ऐसा आप हाथ लगाओ तो जैसे दिल धड़केगा धक धक, तो जो धक धक होगी वो आपकी आर्टरी में भी फील होगी, क्योंकि जब हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर से आर्टरी में भी भेजेगा ना, तो आर्टरी भी ऐसे यूं होगी, थ्रस्ट होगी, आर्टरी में भी धक धक होगी, समझ रहे हो। तो उसको बोलते हैं अपन पल्स रेट। तो इससे क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए, द एक्सपांशन ऑफ आर्टरी, आर्टरी का एक्सपांशन एवरी टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज नोन एज पल्स रेट या पल्स। भाई जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हार्ट बीट हुई, तो जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड को फोर्स किया जाएगा आर्टरी के अंदर, तो आर्टरी में भी ऐसे फोर्स फील होगा, क्योंकि जब धक हुआ तो आर्टरी में भी जो ब्लड जाएगा तो आर्टरी में भी धक सा होगा, तो उसको बोलते हैं अपन पल्स। और 1 मिनट में कितनी बार ऐसा आपको पल्स फील हो रही है, उसको बोलेंगे अपन पल्स रेट। क्योंकि जितनी बार आपकी
बेसिकली लबडब चलेगा उतना ही आपका पल्स रेट चलेगी। तो क्योंकि हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, तो पल्स रेट भी क्या हो गया 72 टाइम्स पर मिनट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, चाहे तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए तैयार की है। ब्लड प्रेशर बच्चों, जिस प्रेशर से ब्लड आपकी बॉडी में पंप किया जाता है उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जो लोअर ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं अपन डायस्टोलिक बीपी। भाई जब सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो होता है 120 mm ऑफ Hg, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जब ब्लड प्रेशर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर से ब्लड गया तो 120 mm ऑफ Hg, जब रिलैक्स किया तो प्रेशर कम हो गया 80 mm ऑफ Hg। mm होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 120 mm ऑफ मरकरी। तो जनरली अपन क्या बोलते हैं 120/80, ये आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होती है। सिस्टोलिक यानी हाई 120, डायस्टोलिक यानी लो 80। अब इससे ऊपर जाएगा तो बोले यार बीपी हाई हो गया। देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें आमतौर पे ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा और वो नॉर्मल है। बूढ़े लोगों में इस रेंज से ऊपर देखने को मिलेगा, वो नॉर्मल सी बात है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर तो यानी हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन बहुत खतरनाक बीमारी है हाई बीपी की। जिसके घर में जिसको भी है वो नमक खाना कम कर दे, पानी खूब पिए, तो हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहेगी। और कुछ ज़्यादा है तो फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो आमतौर पे एक हेल्दी इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर आता है वो होता है 120/80। 120 क्या होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 क्या होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आइए बच्चों बात समझ में बहुत ही सिंपल सा है। मेरा पूरी कोशिश रहती है कि इस चैप्टर को मैं छोटे शब्दों में, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है तो छोटे शब्दों में इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाऊँ। ठीक है। स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर। बच्चों स्टेथोस्कोप जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपनी हार्ट बीट को सुनने के लिए, और जो स्फिग्मोमैनोमीटर से अपन ब्लड प्रेशर को नापते, लिख दीजिए फॉर लिसनिंग हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप इज यूज फॉर लिसनिंग हार्ट बीट एंड स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पट्टा जो है आपकी बाजू में बांध देता है, फिर उसको बहुत टाइट करता जाता है, आपको लगता है अरे यार बाजू नहीं फट जाए मेरी। तो वही चीज़ है स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर को डॉक्टर जो वो मेजर करता है। और जो स्टेथोस्कोप है बच्चों उससे हार्ट बीट को वो सुनता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम छोटा टॉपिक है लेकिन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में साला आ ही जाता है। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक और सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के 4 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। लिम्फ क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड के अंदर सेल्स होते हैं, बोलते हैं लिम्फोसाइट, एक तरह के WBC होते हैं। लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं और लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। तो 4 महत्वपूर्ण चीजें क्या हो गई बच्चों, पहला हो गया लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके बाद हो गई आपके लिम्फ नोड्स। इन लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिन्हें बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये आपके बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं और लिम्फ को साफ रखते हैं जर्म से। और चाहो तो लिम्फ वेसल्स भी आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स में घूमता है, लिम्फ जो है वो लिम्फ वेसल्स में घूमता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, ये 4 इसके अंदर पाई जाती हैं। बच्चों होता क्या है, बेसिकली आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, खून की जो कैपिलरीज होती है उनकी वो जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। तो जब ब्लड मूव करता है तो उसमें से छन के जो कुछ ब्लड का हिस्सा है वो नीचे गिर जाता है। जो हिस्सा नीचे गिरता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्योंकि ब्लड कैपिलरीज की वॉल जो होती है इतनी थिन होती है कि ब्लड का कुछ हिस्सा छन के बाहर गिर जाता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और यही एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ही बच्चों लिम्फ बनाता है, इसका कुछ हिस्सा लिम्फ बनाता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है, पहली बात ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेडर से। इन्वेडर यानी जो अटैक कर रहा है कौन, लिम्फोसाइट। दूसरी बात बॉडी के फ्लूइड लेवल को भी मेंटेन करके रखते हैं और डाइजेस्टिव फैट को भी एब्जॉर्ब ये करते हैं और कचरे की भी सफाई करते हैं। क्योंकि मैंने कहा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर पड़ा हुआ होता है, तो सेल की कचरे की सफाई कौन करता है, वो भी लिम्फ यहाँ पर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों
ये चैप्टर मैं आशा करता हूँ आपको बड़ा ही पढ़ने में मज़ा सा आया होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आपकी क्लियर यहाँ पर हो गई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपना ध्यान रखना, प्रैक्टिस खूब करना। टेक केयर एंड बाय बाय।